जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा की है। साथ ही हरियाणा में एक फेज में चुनाव होगा। इन दोनों राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। दिलचस्प बात है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद सब कुछ इतना चंगा था, तो चुनाव कराने में इतनी देर क्यों हो गई? और वहीं एक दूसरा सवाल आज पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से अपना 11वां भाषण बतौर प्रधानमंत्री देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक चुनाव की वकालत की, मगर 2002 के बाद से लगातार हरियाणा के साथ होने वाले महाराष्ट्र के चुनाव को नहीं करा रहे। ऐसा क्यों है कि दो राज्यों का चुनाव जो एक साथ हुआ करता था, उसे ही साथ न कर पाने की स्थिति में प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव की बात क्यों करते हैं? क्या है चुनावों का खेल और क्या है इन चुनावों का परिदृश्य? आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो चुनावों की घोषणा हो गई। चुनाव आयुक्त, प्रमुख चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 3 चरणों में होंगे, यानी 3 फेज में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा में एक फेज में 1 अक्टूबर को, अकेले एक फेज में विधानसभा का चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर के तीनों फेज की तारीख घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। आखिरी चुनाव जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, वो नवंबर दिसंबर 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ चुनाव 2024 में अब फिर से होने जा रहा है। पिछले इतने वर्षों बिना चुनाव के देश का एक राज्य राष्ट्रपति शासन के साथ, यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के साथ जी रहा था। अब 370 निरस्त होने के बाद इस राज्य में पहली बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 11,838 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और हमेशा की तरह पिछली बार की रवायत को जारी रखते हुए महिलाओं के लिए अलग पोलिंग स्टेशन बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तेवर नहीं दिखाया, क्योंकि शायरी नहीं पढ़ी, वो तेवर नहीं दिखा। हाँ, मिजाज वही था। उन्होंने घोषणा की कि 20 अगस्त को जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची जारी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसमें दावा किया गया था कि धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, वहां आतंकवाद की कोई बात नहीं होगी। मगर अफसोस, बदस्तूर जारी है शहीद होने वाले लोगों की वहां पर वारदातें। कोई दिन ऐसा गुजरे जिसमें वहां पर कोई ऐसी दुर्घटना, ऐसी साजिश और भारत के जवानों के ऊपर हमला न हो, मुश्किल होता जा रहा है। धारा 370 हटाए जाने के तर्कों के पीछे, हालांकि तकनीकी तौर पर कहें तो धारा 370 हटाई नहीं गई,
उसके प्रावधान बदले गए। 35A और धारा 370 के प्रावधान बदले गए। कुछ बदलाव उनमें पहले भी हुए थे, लेकिन ठोस बदलाव पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए। और उस समय जो कुछ ठोस तर्क दिए गए थे, उन तर्कों में से एक तर्क यह भी था कि आतंकवादी घटनाएं रुकेंगी। मगर आज भी तिरंगे में लिपटे शहीदों की चिताएं देश के कई राज्यों में भेजी जा रही हैं। आंसुओं में लबरेज लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं, अमर होने के नारे लगा रहे हैं, मगर आतंकवादी और हमले और हमारे देश के सेना के जवानों के मारे जाने की घटनाएं कम नहीं हुई। हमें याद है कि जब 370 पर फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में सीना ठोक करके जो बात कही थी, जान दे देंगे कश्मीर के लिए। क्या बात करते हैं, हम जान दे देंगे। कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को तुरंत बहाल होना चाहिए, वहां चुनाव कराए जाएं। वहां के जितने क्षेत्रीय दल थे, उन लोगों ने भी लगातार इस बात की मांग की और अब जाकर के जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो अलग अलग वजहों से बेहद संवेदनशील और मुश्किलों को झेलते वाला राज्य रहा, हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र वहां मजबूत हो, जमहूरियत में वहां की आवाम बढ़ चढ़ कर भाग ले और एक ऐसी हुकूमत चुने जो उनके हक हुकूक को, उनके स्वाभिमान को, इस मुल्क के संविधान को और ताकत से लागू करे, ताकि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की जिंदगी आसान हो सके, सुरक्षित हो सके, न्यायप्रिय हो सके। साथ ही जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा का चुनाव होगा। 90 सीटें हरियाणा में एक दिन यानी 1 अक्टूबर को वोटिंग डाली जाएगी और 20,929 पोलिंग स्टेशन हरियाणा में होंगे। हरियाणा एक ऐसा गजब का राज्य है जहां बुजुर्ग वोटरों की मतदाता सूची में नाम सबसे ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 10,000 से ज्यादा 100 साल से ज्यादा की उम्र के मतदाता हरियाणा में मौजूद है। और यह आंकड़ा किसी भी देश के लिए बड़ा खूबसूरत सा आंकड़ा है। हमारे एक मित्र ने टिप्पणी करते हुए कही कि हरियाणा दूध दही की ऐसी अपार क्षमता रखता है कि वहां 100 साल से ऊपर के बुजुर्गों की तादाद ठीक ठाक पर्याप्त मात्रा में। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या? पिछले लोकसभा चुनाव में कई जगह से यह संकेत आए कि जिस जम्मू कश्मीर में सब कुछ खुशहाल बताने का दावा बीजेपी सरकार दिल्ली में बैठकर कर रही थी, उसके कई अपने प्रत्याशी, उसने अपने प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के कई लोकसभा क्षेत्रों में नहीं खड़े किए। देखना दिलचस्प होगा कि अगर यह चुनाव होता है तो जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी को अपने मतदाता मतदान करके क्या फैसला सुनाती है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाती है। याद करना दीगर है कि इसी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो नाराजगी है, वो मनोहर लाल खट्टर के माथे थोप करके एक नई लीडरशिप को वहां पर रखा जाए और हरियाणा में चुनाव जीता जाए। हरियाणा वही राज्य है जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में जो एंटी यादव सिंड्रोम के तहत बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को बीजेपी की तरफ गोलबंद किया, वैसे ही पैटर्न पर हरियाणा में एंटी जाट पैटर्न के मातहत बीजेपी ने गैर जाट ओबीसी वोटों को अपनी तरफ लाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि दुष्यंत चौटाला से लेकर दीपेंद्र हुड्डा तक नया नेतृत्व क्या भूमिका निभाता है। हमें याद है कि पिछली बार भी अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ न गए होते, अपने घर वालों को जेल से छुड़ाने के लिए
उप मुख्यमंत्री पद पाने के लिए और बहुत कुछ सत्ता की हनक पाने के लिए वो साथ न गए होते तो बीजेपी की सरकार न बनती। और हरियाणा में पिछले दिनों ये देखने को मिला कि उन्होंने आप उसको छोड़ दिया साहब। क्या है वो समीकरण? और उनकी नाराजगी क्या जनता की नाराजगी में तब्दील हो जाएगी? और क्या कांग्रेस की तरफ एक रुझान हरियाणा में बनता दिख रहा है? हमें याद है कि किसान आंदोलन में सबसे मुखर पंजाब के बाद अगर दूसरा कोई राज्य था तो वो हरियाणा था। और हरियाणा किसान आंदोलन के जख्मों को आज भी अपने दिलों पर लिए हुए है। अगर आप दिल्ली से हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच करें या दिल्ली से हरियाणा की तरफ कूच करें तो आज भी मुख्य राजमार्ग पर कई जगह राजमार्ग बंद मिलेगा और वो इलाके किसानों के ऊपर होने वाले अन्याय और शोषण की कहानियां आज भी बयां करेंगे। ऐसी हालात में, ऐसी पृष्ठभूमि में क्या बीजेपी हरियाणा का अपना सत्ता का किला बचाने में कामयाब होगी? कहना मुश्किल है। बीजेपी मुश्किल में है। इसलिए बीजेपी ने बहुत सोच विचार करके अपने और मुश्किल राज्य महाराष्ट्र को हरियाणा के साथ चुनाव में शामिल नहीं किया। और यह बात दीकर है, यहीं से एक संकेत मिलता है। हम जानते हैं कि 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले बहुमत से बहुमत नहीं मिला उन्हें। 240 सीटों पर बीजेपी ठहर गई। नीतीश और नायडू की जोड़ी के साथ केंद्र में सरकार तो बन गई, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत बनकर के, इम्तिहान बनकर के खड़े हैं। जितना मुश्किल डगर बीजेपी के लिए हरियाणा में है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल डगर महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में पिछले दिनों जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा के चुनाव में एक साथ बीजेपी 10 के 10 लोकसभा सीटें जीतती रही। 14 और 19 में कमोबेश हरियाणा का रुझान यही रहा। इस बार हरियाणा में बीजेपी 5 सीटें हार जाती है और कांग्रेस 5 सीटें जीत जाती है। लेकिन बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए और बुरे समीकरण हैं। महाराष्ट्र में जेल में जाएंगे चक्की पी सिंह जिनके ऊपर कहा गया वो अजीत पवार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम है। और लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का यह भाषण अगर आपने नहीं सुना, बार बार सुनिएगा कि पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। तो प्रधानमंत्री जी ये बात पूरा कहना भूल गए कि बीजेपी के बाहर जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ पूरी ईमानदारी से उनकी जंग जारी रहेगी। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वॉशिंग मशीन में पवित्र, देशभक्त और सबसे बड़े नॉन बायोलॉजिकल खेमे के माने जाएंगे। और इसलिए महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां जेल में जाएंगे चक्की पी सिंह वाले अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ, जो देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के खिलाफ क्या क्या नहीं बोले थे, वही अजीत पवार पिछले दिनों जब दिल्ली आए तो जातिवार जनगणना की समर्थन में बोल गए। एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में अजीत पवार जातिवार जनगणना का समर्थन करते हैं, ऐसे माहौल में जबकि बीजेपी जातिवार जनगणना का विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को शिवसेना तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया और आज की तारीख में एकनाथ शिंदे बहुत कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से शिवसेना तोड़ी, वहां के लोगों के समीकरण, मैं कई बार महाराष्ट्र गया हूं, वहां के समीकरण ये बताते हैं कि लोगों की भावनाएं, कैडर बेस्ड पार्टी की भावनाएं अजीत पवार या एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है, वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां इमोशन बेस्ड पार्टियां हैं। और महाराष्ट्र में इनका कार्यकर्ता अपने नेता को, अपने विचारधारा को, अपनी पार्टी को जानता और पहचानता है। उसका छोटा सा सैंपल उसने लोकसभा चुनाव में दे दिया और उसका बड़ा सैंपल देने के लिए वो विधानसभा चुनाव में मन बनाए हुए है। कहीं ऐसा ही डर तो नहीं था कि एक देश एक चुनाव का बहुत बड़ा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र का चुनाव जो पिछले कई दशकों से हरियाणा के साथ होता था,
इस बार हरियाणा के साथ नहीं करा रहे। आखिर क्या वजह है? महाराष्ट्र की तरफ से विपक्षी दलों की ये बातें सामने आई हैं कि अभी महाराष्ट्र को वो और लूटना चाहते हैं। महाराष्ट्र में और लोगों को तोड़ना और खरीदना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी उनकी हालत बहुत खस्ता है। क्या विपक्षी दलों के ये आरोप सही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आकलन नहीं कर पा रही है कि दो बड़े राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर एक साथ सरकार चुनाव कराने में चुनाव आयोग चुनाव करा दे तो सरकार के लिए रहते हुए बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी? दोनों जगह की कुर्सी हाथ से जाती हुई दिख रही है क्या? क्योंकि दोनों जगह के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के घोर खिलाफ में चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में पहले हरियाणा का निपटा लो, बाद में महाराष्ट्र को निपटाएंगे। क्यों राजीव अग्रवाल ने यह बात कही कि वहां पर अभी मौसम है ऐसा, बारिश हो रही है, गोया पहले बिना बारिश के चुनाव होते रहे? यह सवाल ये इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इन राज्यों में अगर सरकार से चली जाती है, यानी अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता खो देती है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में अगर सरकार बनाने में कामयाब हो गया, लगे हाथ अगर हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार चली गई और विपक्ष वहां चुनाव जीत गया और जम्मू कश्मीर का तो कोई भरोसा नहीं, तो क्या दिल्ली की कुर्सी डगमगाने लगेगी? क्या उसका असर दिल्ली तक होने लगेगा? इसलिए सब कुछ ध्यान में रखकर, सब कुछ जोड़ घटाकर ऐसा फैसला किया गया है कि जब एक देश एक चुनाव होगा तब सोचेंगे। देश का विकास करने के लिए एक देश को एक चुनाव कराने की बात करनी होगी तो फिर लाल किले से भाषण दे देंगे। लेकिन अभी महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव साथ नहीं कराते हैं, क्योंकि सत्ता बड़ी चीज है। सत्ता पाने के लिए बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना पड़ता है। ऐसा आकलन सियासत फिजाओं में तैर रहा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी और प्रतिक्रिया के साथ। तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।